पत्थर ये पत्थर देने का मकसद क्या? में पत्थर डालने का क्या फायदा है? पर्पस यही है कि अगर स्ट्रक्चर में कभी पावर आ गया और कोई आदमी से कांटेक्ट में आ गया तो सबसे पहले उसका जो पैर है वो ज़मीन के जो कांटेक्ट में है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि पीबल्स है तो उसमें कुछ पॉइंट्स ही कनेक्ट रहेंगे। उससे आपका जो पाथ है उसका पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्लस जो पत्थर है, स्टोन है, उसका वो एक इंसुलेटर का काम करता है। अगर बारिश भी हो गया है तो आपका जो पत्थर है उसका बस सरफेस ही गीला होता है, टोटल वो गीला नहीं होता है। अगर मिट्टी रहेगा तो उसमें आप रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, लेकिन जो स्टोन है उसमें रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो करंट फ्लो जो होगा बॉडी से वो बहुत कम होगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस बहुत कम रहेगा। क्योंकि इसमें चल रहे हैं सब स्टेशन में, तो क्या है कि जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको अर्थ किए हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लीकेज करंट स्ट्रक्चर में फ्लो हो ही रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे दूर गए पोटेंशियल डिफरेंस कम होते गया, ठीक है। तो अगर मेरा एक पैर यहाँ पर है और एक पैर यहाँ पर है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ है, तो मेरा करंट इस पैर से इस पैर में फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये हो गया स्टेप पोटेंशियल। अगर ये पूरा भीगा मिट्टी है उसमें अगर हम फ्लो ये जा रहे हैं तो उसमें हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ज़्यादा खतरा है, लेकिन क्योंकि मेरा पीबल्स है दोनों पैर के बीच में, तो मेरा जो करंट फ्लो करेगा वो कम फ्लो करेगा, क्योंकि यह रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और पत्थर और मिट्टी, मान लीजिए ये पत्थर नहीं देखे मिट्टी सिर्फ रहे तो उसमें क्या तो मिट्टी में बोल रहे हैं ना, सॉइल क्या है, सॉइल का रेजिस्टिविटी बहुत कम रहता है। हम लोग जो अर्थफिट बनाते हैं वो सॉइल में बनाते हैं, तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम रहता है। अगर आप ऊपर भी सॉइल दे दिए तो जो आपका बॉडी और स्ट्रक्चर और अर्थ के बीच में रेजिस्टेंस वो आपको बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाने से करंट ज़्यादा क्योंकि आप कभी भी अर्थफिट जब गाड़ते हैं तो देखते हैं पत्थर नहीं आए। पत्थर क्यों नहीं आए? क्योंकि पत्थर अगर आ जाता है तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप सॉइल में ही गाड़ते हैं ताकि रेजिस्टिविटी कम रहे, तो इसलिए हम लोग ऊपर पत्थर देते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा रहे, अर्थ के और बॉडी के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे। इसमें में हम लोग पावर लेते हैं 2 फीडर से, डीबीसी से आता है 33 केवी में, ठीक है। ये आप जैसे फीडर 1 हो गया और ये इस साइड में फीडर 2 है, तो फीडर में भी हम लोग लोड रखते हैं और फीडर 2 को हम लोग स्टैंड बाय रखते हैं। इनकेस अगर फीडर 1 में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस केस में हम लोग फीडर 2 पे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो फीडर 1 से जो हम लोग पावर लेते हैं, आपका एक हाई पोल में आके टर्मिनल होता है डीबीसी का, जो कि आइसोलेटेड 33 केवी का, वहाँ से हम लोग फिर अपने आइसोलेटर में लेते हैं और सीटी के थ्रू सर्किट ब्रेकर में लेते हैं। सर्किट ब्रेकर और ये आइसोलेटर के बीच में इंटरलॉक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर इन केस की सर्किट ब्रेकर ऑन रह गया और कोई आइसोलेटर काटने गया तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ये आपका, क्योंकि आइसोलेटर को हमेशा ऑफलोड में ऑपरेट करना चाहिए, इसलिए इंटरलॉक प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर ऑन करने के बाद हम लोग मेन बस बार चार्ज करते हैं 33 केवी का। वहाँ से हम लोग 4 ट्रांसफार्मर को पावर देते हैं 10 MVA का, सबका सेम रेटिंग है। 4 ट्रांसफार्मर से 3 ट्रांसफार्मर पे हम लोग लोड रखते हैं, जो कि 10 MVA ट्रांसफार्मर जो है उसका है 33 केवी टू 6.6 केवी। जो 33 केवी पावर हम ले रहे हैं उसको 6.6 केवी में स्टेप डाउन किए, क्योंकि हम लोग का जो वर्किंग वोल्टेज है वो है 6.6 केवी। और इससे हम लोग इंडोर सबस्टेशन में ले गए 3 सिस्टम में। जैसे ट्रांसफार्मर 1 है वो सिस्टम 1 को चार्ज करता है, ट्रांसफार्मर 2 है वो सिस्टम 3 को चार्ज करता है, और ट्रांसफार्मर 4 है सिस्टम 2 को चार्ज करता है। तीनों सिस्टम इंटरचेंजेबल है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन है हम लोग इस टाइप से चार्ज करते हैं। हमारा जो लोड है यहाँ पर 3 तरह का लोड है, इसलिए हम लोग 3 सिस्टम रखे हैं। सबसे पहला जो माइन लोड है उसको जनरली सिस्टम 1 पे रखते हैं। उसके बाद हो गया वॉशरी का लोड, जो हम लोग पावर दे रहे हैं, वॉशरी है उसको सिस्टम 2 पे रखते हैं। और जो सिस्टम 3 है उसमें कॉलोनी का लोड रखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होता है वो कॉलोनी में होता है। ओवरहेड लाइन है सारे में, क्योंकि अगर बारिश हुआ, आंधी हुआ तो कॉलोनी का जो फीडर है वो सबसे ज़्यादा ट्रिप होता है। तो माइंस हमारा माइंस का पावर हैम्पर ना हो, इसलिए कॉलोनी का जो सिस्टम है उसको अलग करके रखे हैं। तो ये 3 सिस्टम के बाद प्रोटेक्शन में आपको सब में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, ये तीनों सब प्रोटेक्शन सारे में है। उसके अलावा हम लोग जो मेन इंटेक है, जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी मेन होता है जिससे बस बार चार्ज कर रहे हैं, उसमें हम लोग न्यूट्रल डिस्पर्सन रिले रखे हुए हैं। और जितने ओवरहेड लाइन है उसमें हम लोग ब्रोकन कंडक्टर प्रोटेक्शन रखे हुए हैं। इनकेस अगर लाइन बीच में ब्रेक हो गया और वो अर्थ नहीं हुआ, उस केस में ही पावर ट्रिप होना चाहिए। उसके लिए ब्रोकन कंडक्टर पोटेंशियल है आपका, ब्रोकन कंडक्टर रिले है, जिसको हम लोग निगेटिव फेज सीक्वेंस रिले भी कहते हैं। तो
और ये सारे रिले को एक्टिवेट करने के लिए आपका बैटरी बैंक है जो आपको उसको ऑक्सिलरी पावर देता है। पहले जितने एनालॉग रिले थे उसको हम लोग रिप्लेस करके सारे डिजिटल रिले में चेंज हो गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ अभी और जितना डेवलपमेंट हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। नीचे प्लास्टर है, ऊपर पत्थर है, उसके बाद लीजिए पत्ता लेना है। पानी में जा सकता है। पोल है, लाइटिंग अरेस्टर है नीचे में, लाइटिंग लगा हुआ है। अगर कहीं दूर में बिजली गिरा लाइन पर तो वो बिजली इधर प्रोपेगेट होकर इक्विपमेंट जला देगा, तो इसलिए ये दिया जाता है कि ठीक है। ये आपका जो यार्ड का प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग अरेस्टर आपका इंस्टॉल्ड है, जो कि मेश, ये वायर मेश टाइप है और इसको फैराडेज कहते हैं। और अगर कहीं लाइन में दूर में लाइटिंग हुआ, 1 किलोमीटर दूर हुआ, तो वो प्रोपेगेट होकर हमारे इक्विपमेंट में नहीं आ जाए, उसके लिए सर्ज अरेस्टर इंस्टॉल करते हैं फीडर में। साथ में ट्रांसफार्मर साइड में भी हम लोग सर्ज अरेस्टर इंस्टॉल करते हैं। फीडर 1 का जो पावर आया, ये मेन बस बार 33 के भी बस बार इसको चार्ज कर रहे हैं। और इस बस बार से टैपिंग लेके 4 10 MVA ट्रांसफार्मर हम लोग 33 kV पर चार्ज कर रहे हैं। 4 ट्रांसफार्मर 10 MVA के PCB है, ब्रेकर है ट्रांसफार्मर का स्विच। गलती यही है कि पूरा सेफ्टी बिना ट्रांसफार्मर है, जिससे 3 हम लोग का लोड में रहता है। एक डीजी पावर के लिए रिजर्व है, उसे डीजी पावर लेते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं, 33 के भी बनाते हैं और उसे फिर हम लोग सिस्टम को चार्ज करते हैं। इनकेस डीवीसी फेल होता है तब। ट्रांसफार्मर जो है ये डीजी पावर रिसीविंग के लिए, ये डीजी का पावर मेरा इस टेबल से आता है। यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ है, इसे हम अगर डीजी का पावर चार्ज लेते हैं तो ये 3 नंबर ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। इसे 33 के भी बनाते हैं और पूरा बस बार को चार्ज करते हैं। उसे फिर हम लोग 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर ट्रांसफार्मर को चार्ज कर लेते हैं, जिससे कि मेरा डीजी से जो भी इमरजेंसी वर्क है वो होता रहे। और ये जो 3 ट्रांसफार्मर ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, ये स्टेशन पावर प्लस वाइंडर का ऑक्सिलरी पावर के लिए ये छोटा छोटा 3 ट्रांसफार्मर हम लोग, और लैंप रूम के लिए एक सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। वो 100 kVA का है, ये 500 kVA का है। kVA ट्रांसफार्मर लैंप रूम के लिए सेपरेट करके रखा हुआ है, ताकि सिर्फ लैंप रूम को ही पावर जाता है और पीओ बिल्डिंग के लिए पावर जाता है। ये का ट्रांसफार्मर है जो ऑक्सिलरी स्टेशन सन स्टेशन का ऑक्सिलरी पावर प्लस वाइंडर का ऑक्सिलरी पावर के लिए ये हम लोग लगाए हुए हैं। ट्रांसफार्मर है जो 6.6 से 550 करता है, जो कि वाइंडर का ऑक्सिलरी पावर के लिए है। ये 6 और WF का ऑक्सिलरी पावर मेरा यहीं से जाता है। तो सर ड्राई टाइप ऑर्डर टाइप है, कहीं मान लीजिए इनकेस कहीं कुछ फायर होता है उस समय उसको बुझाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। प्लस सैंड बकेट भी लगा हुआ है, सैंड बकेट का भी इस्तेमाल करते हैं।
सिंगल लाइन डायग्राम है जो हमारे डीवीसी से जो पावर आता है और पूरा यार्ड को चार्ज करता है, उसका ये पूरा सिंगल लाइन डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये हमारा इंडोर का पूरा सिंगल लाइन डायग्राम है जो तीनों ट्रांसफार्मर से हम लोग रिसीव करते हैं और डिफरेंट फीडर को जो फीड करते हैं उसका सारा यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू से दिखाया गया है। उसका बाद सारा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये पूरा मेरा इंडोर पैनल है, 30 पैनल है, जिसमें से 3 सिस्टम हमारा है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। ट्रांसफार्मर नंबर 1 से सिस्टम 1 को चार्ज करते हैं, जिससे माइंस मेरा चलता है, फैन चलता है। और ट्रांसफार्मर नंबर 2 से हम सिस्टम 3 को चार्ज करते हैं, जिससे कि मेरा कॉलोनी का पावर चलता है और प्लस कुछ कंप्रेसर का पावर चार्ज होता है। और ट्रांसफार्मर नंबर 4 से हम लोग सिस्टम 2 को चार्ज करते हैं। इसे मेनली हम लोग वाशरी को पावर देते हैं और प्लस K6 वाइंडर को भी चलाते हैं। ये मेरा तीनों ट्रांसफार्मर का पावर यहाँ पे आता है और डिफरेंट जगह पे सप्लाई होता है। और सब दो अगर इनकेस वैसा ज़रूरत पड़ता है तो इंटरकनेक्टेड है। अगर एक ट्रांसफार्मर इनकेस बंद भी हो जाता है तो हम 2 ट्रांसफार्मर से दोनों सिस्टम को जोड़ करके काम चला सकते हैं। पैनल है, सब में पुराने टाइप का जो रिले थे उस सबको हटाया गया है। अब धीरे धीरे सब में डिजिटल टाइप का रिले लगा हुआ है। खास करके कॉलोनी में देखिए ये जो है से NSR रिले लगा हुआ है, नेगेटिव सीक्वेंस रिले। ये इसमें मल्टी टाइप का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर कॉलोनी में कहीं भी तार कट जाता है, फॉल्ट हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हर केस में ये ऑल इन वन ये रिले है जो मेरा काम करता है और बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि कॉलोनी का प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं। वैसे तो सभी डिफरेंस रिले में अलग अलग डिजिटल टाइप का रिले लगाए हुए हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो ज़रूरी है वो सब लगा हुआ है। ये K6 का रिएक्टर है, जो K6 मेरा स्टार्ट होता है वो ये उसी सर्किट का सीरीज में लगा हुआ है रिएक्टर, ताकि जो हाई टॉर्क है उसको बैटरी रूम है, पूरा बैटरी रूम है। इसमें 110 2 वोल्ट का बैटरी इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि 220 DC हमको मिले, क्योंकि जितना भी हमारा इंडोर पैनल है वो सब 220 DC से ऑपरेट होता है, 110 DC से ऑपरेट होता है। और आउटडोर का जितना भी PCB है सब 30 वोल्ट DC से ऑपरेट होता है। इसलिए डिफरेंट टाइप का वोल्टेज लेने के लिए हम लोग इस बैटरी रूम को इंस्टॉल किए हुए हैं, जिससे कि हमारा जितना भी ऑपरेशन है वो पावर फेल होने पर भी DC से होता है। इवन भी रिले टेस्टिंग वगैरह भी जो भी होता है, DVC अगर फेल भी होता है तो रिले टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग इसी DC वोल्टेज से करते हैं। पूरा सब स्टेशन का कंट्रोल रूम है। यहाँ पे अटेंडर लोग का टेबल है, जो कि आवरली रीडिंग यहाँ पे ये होता है, लॉग होता है। और ये सारा जो देख रहे हैं ये सारा आपका 33 से लेकर के जितना भी ट्रांसफार्मर का कंट्रोलिंग स्विच सब यहीं पे है। डिफरेंट टाइप का प्रोटेक्शन रिले सब इसी सब में लगा हुआ है और सारा कंट्रोलिंग रिमोट से होता है। हम लोग टोटल यार्ड का जितना भी PCB वगैरह है वो सब का ऑपरेशन यही रिमोट से होता है और सारा प्रोटेक्शन इसमें लगा हुआ है। DVC फीडर नंबर 1 का कंट्रोलिंग, ये है DVC फीडर नंबर 2 का कंट्रोलिंग, ये है ट्रांसफार्मर नंबर 1 का कंट्रोल पैनल,
और ट्रांसफार्मर नंबर 2 का पीछे में है वहाँ पे कंट्रोल पैनल, और ट्रांसफार्मर 3 और ट्रांसफार्मर 4 का यहाँ पे लगा हुआ है। ये जितना भी 10 MVA ट्रांसफार्मर है प्लस DVC का जो कंट्रोलिंग है सारा मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, और सब में रोटेशन लगा हुआ है, और ऑपरेशन सारा यहाँ रिमोट से हो रहा है। तो सब जो है खाली वाला लगा है। यही भी लग जाता है, खाली वाला नहीं तो। ये टेंडर का ड्रेस कोड है, जो आर्क प्लेस सूट पहने हुए हैं ताकि ऑपरेशन करते समय इन केस कहीं कुछ होता है तो प्रोटेक्शन हो सके। और ये हमारा शटडाउन का लॉगबुक है, कहीं भी शटडाउन इशू करना हो चाहे हम लोग को लेना हो काम करने के लिए तो इसी लॉगबुक को भर करके लेते हैं। और ये फॉरमैन रिपोर्ट बुक है, और ये आवरली रीडिंग जो अटेंडर द्वारा यहाँ पे पुट किया जाता है, आवरली रीडिंग लॉगबुक है ये।